नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, मैं आज आपको कंक्रीट में प्रोडक्शन एंड कंक्रीट ऑपरेशंस, कंक्रीट का उत्पादन और उसकी संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको फॉर्मवर्क को पढ़ाया था। फॉर्मवर्क चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि कंक्रीट प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करने की। तो चलिए देखते हैं कंक्रीट प्रोडक्शन में क्या है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब भी आप कंक्रीट का उत्पादन कर रहे हो, बना रहे हो, और बनाने से लेकर उसको प्लेसिंग और क्यूरिंग तक की सारी कितनी ऑपरेशंस होते हैं और उनके सब ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल का स्टोरेज आप कैसे करोगे। उसके बाद कंक्रीट बनाने के लिए बैचिंग और मेजरमेंट कैसे मटेरियल का करोगे, कैसे उसका मापन करोगे और मटेरियल्स को तौलोगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑप्शन जो आपका मिक्सिंग है। फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेट कंक्रीट, जो गीली कंक्रीट है उसका कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, या जहां आपको प्लेस करना है, जिस जगह आपको उसको स्थापित करना है, वहां तक कैसे ले जाओगे। नेक्स्ट है जब आप कंक्रीट वहां तक पहुंचा देते हो तो उसको कैसे प्लेस करोगे, कैसे उसको वहां पर लगाओगे, यूज करोगे, तो प्लेसिंग है। प्लेसिंग के बाद एक मुख्य पॉइंट होता है कॉम्पैक्शन का, जिसमें हम उसमें वाटर वाइट्स और एयर वाइट्स को रिमूव करते हैं और कंक्रीट की डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए कॉम्पैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वाइट आपका पॉइंट है कॉम्पैक्शन। देन आपका फिनिशिंग आएगा, जिसको आपको फिनिश टच देने के लिए और उसको नॉन पोरस बनाने के लिए फिनिशिंग करते हैं। देन आपकी क्यूरिंग करेंगे कंक्रीट की हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद आता है ज्वाइंट्स इन कंक्रीट वर्क। कौन कौन से कंक्रीट वर्क में ज्वाइंट्स होते हैं। एक बात और मैं बता दूं यहां पर कि ये जितने भी आपके टॉपिक हैं कंक्रीट में, वो आपको पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया जा चुका है। जैसे आप एग्रीगेट को पढ़ते हो तो उसकी प्रॉपर्टी जब पढ़ते हो तो आपको अंदाजा हो जाता होगा कि यार ये इतना सेंसिटिव है या नहीं है, तो इसको कहाँ स्टोर करोगे। जैसे जब मैं आपसे बात करूंगा सीमेंट की, तो आप कहोगे कि सर ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसको हमको सही से रखना चाहिए। जब मैं बात करूंगा आपका एग्रीगेट की, तो आप कहोगे कम सेंसिटिव, इसको तो हम बाहर भी ग्राउंड पे, सरफेस पे भी रख सकते हैं, बाहर वाले पोर्शन पे भी रख सकते हैं। तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि जो मटेरियल का स्टोरेज है उसमें कौन सा सेंसिटिव मटेरियल है और कौन सा इनसेंसिटिव मटेरियल है। तो सेंसिटिव मटेरियल को आपको ज्यादा तौर तरीके हैं उसको रखने के, ज्यादा ध्यान देना है, और इनसेंसिटिव मटेरियल को आप कहीं भी बाहर स्टोर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टोरिंग की बात करते हैं। तो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में सबसे मुख्य पॉइंट आता है, जो महंगा भी है इसलिए सबसे मुख्य भी है, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का स्टोरेज। अब सीमेंट का स्टोरेज करना क्यों पड़ता है और इसको मैं पहले ही पॉइंट पर क्यों पढ़ रहा हूं, आपको यही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो 75 माइक्रोन से और 150 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? 75 माइक्रोन से लेकर 150 माइक्रोन तक। इतना छोटा साइज होता है जो आपका बहुत जल्दी मॉइस्चर को गेन कर लेता है। मॉइस्चर को गेन कर लेगा तो स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाने लगेगा, मतलब उसमें लम्प्स बनने लगेंगे, गिट्टियां बनने लगेंगे, ढेले बनने लगेंगे। छोटा पार्टिकल होने की वजह से इसके अगर लम्प्स बन गए, कुछ लम्प्स होते हैं जो आपके उंगलियों से टूट जाते हैं, कुछ होते हैं जो पूरी तरीके से बन जाते हैं, उंगलियों से टूट नहीं पाते, तो फिर स्ट्रेंथ का रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। हम तब मानते हैं जब उसको उंगलियों से ना तोड़ पाए। आपने फील्ड टेस्ट पढ़ा होगा सीमेंट का, तो उसमें कहा जाता है कि सीमेंट में जो लम्प्स हैं अगर आपके चुटकियों पर ना टूटे तो स्ट्रेंथ में रिडक्शन होना शुरू हो गया है, ठीक है, या सीमेंट हमारा बेकार है, हम यूज नहीं कर सकते इसको। अब यहां पर बात आती है कि सिर्फ आपको पानी से नहीं बचाना है, आपको हवा से बचाना है, क्योंकि जब आप लोग जानते हो हवा में क्या होता है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और सीमेंट का पार्टिकल चूंकि हाई टेम्परेचर पर आप इसको बनाते हो तो जब बाहर आता है तो बहुत शुष्कता अवस्था में होता है। यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सर हम उसको क्लिंकर में ठंडा भी तो करते हैं। तो क्लिंकर में जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वहां पर हम उसको मॉइस्चर नहीं देते हैं, हम उसको कूलिंग जरूर देते हैं, लेकिन विदाउट मॉइस्चर कूलिंग देते हैं। और जब किसी चीज को विदाउट मॉइस्चर कूलिंग दी जाती है, जैसे मंगल ग्रह पर आपको ठंडा है, मान लीजिए किसी ग्रह पर ठंडा है, नेपच्यून पर ठंडा है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, तो विदाउट मॉइस्चर भी कूलिंग होती है। वो कूलिंग आपने उसको दी और एयर टाइट बैग में आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, तो जो उसकी पानी ग्रहण करने की, मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता होगी वो ठंडे पर भी उतनी ही होगी। तो इसीलिए पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसमें पोर्स ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से सीमेंट की स्ट्रेंथ लगातार
टाइम टू टाइम रिड्यूस होती रहती है। अगर वो बोरे में भी बंद है और उसमें पन्नी नहीं लगी है, सही से स्टोर आपने नहीं किया है, तब भी वो उसका रिडक्शन होता रहता है। तो सीमेंट स्ट्रेंथ आप रिड्यूस आफ्टर 3 मंथ्स स्टोरेज, तो 3 मंथ के स्टोरेज पर 20% स्ट्रेंथ सीमेंट की कम हो जाती है, 6 मंथ पे 300, 1 साल पर 40% और 2 साल पर 50%। अब बात करते हैं सीमेंट को स्टोर कितने टाइप से करते हैं। तो देखिए, सीमेंट को जो स्टोर करेंगे वो हम 3 प्रकार से स्टोर करते हैं। एक तो सीमेंट को स्टोर करेंगे साइलोज में, जिसको बोलते हैं बंकर। जब कंपनी जो है जो सीमेंट प्रोडक्शन करती है तो बड़े बड़े बंकरों में सीमेंट का स्टोरेज किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप शुगर मिल जाइए और देखिएगा, चीनी के लिए बड़े बड़े टैंकर बनाए जाते हैं। उसी तरीके से सीमेंट के लिए आपका साइलोज बंकर बनाए जाते हैं, जो एयर टाइट होते हैं, ऊपर एक मुंह खुला होता है और उसी में सीमेंट को भर दिया जाता है। ठीक है, और उसी से सीमेंट 50 केजी का बैग हो और चाहे जंबो बैग जो 350-3 कुंटल का आता है, उसमें सीमेंट को उसी के द्वारा भरा जाता है, उन्हीं साइलोज बंकर के द्वारा। तो अब सीमेंट की एक स्टोरेज हो गया जो कंपनी स्टोर करती है, वहां पर इतना एयर टाइट होता है, स्ट्रेंथ का रिडक्शन बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सीमेंट को अपने यूज में लेके आते हैं, तो ऐसा हम नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी किसी साइट पर काम हो रहा है और डेली मुझे 10 बोरी सीमेंट का यूज है, तो 10 बोरी से अगर सीमेंट का यूज है तो मैं ऐसा तो कभी नहीं करूंगा कि 10 बोरी है तो 10 ही बोरी मार्केट से लेके आऊंगा। मैं 10 की जगह आपका 100 बोरी 30 दिन के हिसाब से लेके आऊंगा। तो फिर 2 स्टोरेज बनते हैं, एक स्टोरेज साइट पर और एक स्टोरेज जो आपका सीमेंट का गोडाउन आपके घर में, आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हो या कंस्ट्रक्शन साइट से दूर हो, जो गोडाउन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी, जैसे इंचार्ज होते हैं, सीमेंट कितना गया कितना आया, मटेरियल के लिए रखे जाते हैं लोग, तो वो गोडाउन है। ठीक है, तो वहां पर सीमेंट कैसे रखोगे, इसका तरीका क्या है, और आपका स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट साइट पर सीमेंट कैसे स्टोरेज करोगे, उसका तरीका क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों स्टोरेज ऑफ सीमेंट साइट में और स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट गोडाउन में 2 पॉइंट बहुत कॉमन है। कौन सा पॉइंट, एक तो एयर टाइट हर बार बोलेगा और दूसरा बोलेगा कि सीलन रोधी होना चाहिए, सीलन नहीं आनी चाहिए, और एयर टाइट होना चाहिए, और बोरों को पॉलीथीन से ढक देना। ये 2 कॉमन पॉइंट है। तो जब भी आप पेपर दें, चाहे वो गोडाउन के बारे में पूछे और चाहे वो फील्ड साइड पर या फील्ड पर पूछे स्टोरेज का, तो पन्नी से ढकना और सीलन रोधी लिखना आप ना भूलें। ठीक है, अब बात करते हैं गोडाउन की। तो मान लीजिए ये आपका, यहां पर देखिएगा, ये आपका गोडाउन है, इस तरीके से एक गोडाउन है जो आपने बनाया है। अब इसमें एक तो ये सीलन रोधी होना चाहिए, दूसरा इसमें रोशनदान नहीं होना चाहिए। रोशनदान अगर नहीं होगा तो इसमें एयर नहीं अंदर आएगी। ठीक है, तीसरा है आपका जो इसका जो फर्श है, फ्लोर है, वो ब्रिक या कंक्रीट का बना हुआ हो, और भूमि तल से जब सीमेंट का बोरा आप इसके ऊपर पहला बोरा रखोगे, तो बोरी या बोरा जो भी रखोगे आप 50 केजी का, तो 45 सेंटीमीटर, मतलब इसका फ्लोरिंग जो है वो फ्लोरिंग से 45 सेंटीमीटर एबव होना चाहिए। तो ऐसा कोई लकड़ी का या वुडन का प्लेटफॉर्म रखोगे जो आपका भूमि से 45 सेंटीमीटर एबव हो। पहली बात, पहली कंडीशन तो ये है। तो एक आपने बोरा रखा और वो आपका 45 सेंटीमीटर, मान लीजिए बोरा रखा है, ये जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद करते हैं कि बोरा अगर रखे हुए हो तो उसका दीवार से कितना, क्योंकि दीवार के जब भी कोई किसी जगह पे मॉइस्चर होता है, तो आप देखते होंगे अपने घरों में आप किताबें रखते हो अलमारी में, तो जो बुक जो है वो दीवार के पास में होती है, उसमें जल्दी से फंगस लग जाती है या सीलन आ जाती है किताब में, लेकिन जो दीवार से दूर रहती है, एकदम सेंटर पे रखी है, उसमें नहीं आती। तो इसका मतलब मॉइस्चर जो है वो पैरेलल टू वॉल चलता है थोड़ी दूर तक। ठीक है ना, एयर में थोड़ा कम, लेकिन जो दीवार होगी जिसमें मॉइस्चर है उसके पास में उसकी जो डेंसिटी होगी मॉइस्चर की वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर तो इसको 30 सेंटीमीटर दीवार से दूर रखेंगे दोनों साइड। इधर भी बोरी अगर रख रहे हो तब भी 23 सेंटीमीटर, और अपोजिट साइड में रख रहे हो तब भी 23 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ऊंचाई कितनी रखोगे, चट्टे कितने लगाओगे। तो चट्टे कितने लगाओगे, आपको 15 बैग्स लगाने हैं ऊपर, मतलब 4.5 मीटर, लगभग 15 बैग 4.5 मीटर। ठीक है, तो 15 बोरे लाइन से लगाओगे और 4.5 मीटर आपका इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज और है
कि अगर मान लीजिए आपने एक चट्टा ये लगा दिया, अब उसके बाद इसके बगल में दूसरा लगाओगे, तो क्या दोनों सटा के लगाओगे? तो नहीं, दोनों सटा के नहीं लगाओगे। दोनों सटा के क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि जो चट्टे की दूरी होगी, दोनों के बीच में आने जाने का रास्ता होगा, दोनों के बीच में आने जाने का जो रास्ता होगा वो कितना होगा? 1.2 मीटर का। ये चट्टा और इस चट्टे के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 1.2 मीटर। अब इस 1.2 मीटर का आपको करना क्या है? एक तो बोरी निकालने के लिए बीच बीच में स्पेस आता है, दूसरा क्या रहता है कि अगर आपको पॉलीथीन पूरे में कवर करनी है चट्टों के ऊपर से नीचे तक, तो आप उसको कवर कर सकते हो, और अगर कहीं पर सीलन है तो उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोरिंग ऑफ सीमेंट इन गोडाउन, स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट साइट। यहां देखिए गोडाउन का आपने हो गया था। अब आप बात करेंगे कि अगर सीमेंट को हमें साइट पर स्टोर करना है, साइट पर रखना है, तो क्या करोगे आप? तो अब इसके लिए यहां पर 45 सेंटीमीटर था, है ना, ये देखिए यहां पर था 45 सेंटीमीटर, और यहां पर वही दूरी क्या रहेगी? भंडार स्थल से भूमि तल की 15 सेंटीमीटर। तो ये दूरी जो 45 मैंने यहां पर लिखी है, ये कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ओके, अब ढेर की ऊंचाई कितनी रहेगी? 1.5 से 2 मीटर। क्यों 1.5 से 2 रहेगी? क्योंकि भाई देखो गोडाउन में आपका सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। इस साइड पर तो भाई 1 या 2 दिन का मटेरियल आप रखोगे, तो 2 मीटर। ठीक है, पटरे अब यहां पर जो स्थल पे रखोगे, फील्ड में रखोगे, वो पटरे के ऊपर बोरे रखोगे और पॉलीथीन से आप कवर करोगे। अब कुछ डिजाइन डाटा है गोडाउन का, पेपर में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको एज ए सिविल इंजीनियर पता भी होना चाहिए। तो बात करते हैं डिजाइन ऑफ सीमेंट गोडाउन। क्या डाटा है कि अगर 50 केजी का कोई बोरा है तो वह कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो वह घेरेगा 0.30 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 0.18, ठीक है, मीटर। और इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 0.054 मीटर क्यूब। 20 बोरे अगर सीमेंट के हैं तो उनका आयतन होगा 1 से लेकर 1.15 मीटर क्यूब तक। चट्टे की ऊंचाई अगर 15 बोरे मानो तो 2.7 मीटर के आसपास रहेगी। ठीक है, चट्टों की ऊंचाई 15 बोरे अगर मान लो तो 2.7 मीटर के आसपास रहेगी, और चट्टों के मध्य आने जाने का रास्ता कितना है? 1.2 मीटर। दीवार से चट्टे की दूरी 0.3 मीटर, और साइड की ऊंचाई 3.6 से लेकर और 4.0 मीटर। क्लियर है ना? तो यहां तक का आपका जो पोजीशन है पूरी वो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपका चट्टे की ऊंचाई हो गई 2.7 मीटर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर ये मैंने आपको चट्टे की ऊंचाई 15 बोरे की ये क्या लिखवाई है? 4.5 मीटर। तो इसको आप कर लीजिए 2.7 मीटर। ठीक है, 15 बोरे की है तो 2.7 मीटर ही होगा, और अगर कहीं पर करेक्शन है तो वो कर लीजिएगा। क्योंकि यहां देखिए इस जगह पर नॉर्मल से देखिए कि भाई अगर बोरा है 50 केजी का तो ऊंचाई कितनी है? 0.18 मीटर। अब अगर बोरे 15 लग जाएंगे तो लगभग 15 दूना 30, तो 30 से कुछ कम, तो 2.7 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टोरेज एट सीमेंट एट साइट, सीमेंट एट गोडाउन। अब बात करेंगे, यहां पर ये खत्म हो गया है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में सीमेंट का। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एग्रीगेट की बात करूंगा। तो अब बात करते हैं बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स में। उसमें जो मटेरियल्स बचा था उसमें है स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। तो अब एग्रीगेट के स्टोरेज पे जब चर्चा करेंगे तो एग्रीगेट ऐसा कुछ नहीं है कि एग्रीगेट में बहुत सेंसिटिव है, खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एग्रीगेट के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि आपने पढ़ा होगा कि साइज ऑफ एग्रीगेट, अलग अलग माप का एग्रीगेट होता है, और हमें जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां पर हमें माप के अनुसार एग्रीगेट को प्रयोग करना होता है। जब आप बात घरों की करोगे तो अलग अलग साइज का एग्रीगेट आप स्टोर कर लोगे, कहीं और स्टोर करके आप तुरंत ले आओगे। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन साइट पर एग्रीगेट स्टोर होता तो जो वहां कंक्रीट की मिक्सिंग होती है वो प्लांट पर होती है, तो कंक्रीट मिक्सर प्लांट पर होती है, तो उसके आस पड़ोस में और जो एग्रीगेट जो साइज का मिलता है वो क्रशर होता है, जहां पत्थर को क्रश किया जाता है और डिफरेंट साइज का एग्रीगेट बनाया जाता है, वो वहां से मिलता है। तो ध्यान रहे
कि जो आपका एग्रीगेट स्टोरेज हो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्लांट की, इंडस्ट्रीज की, जब आपको ह्यूज कंस्ट्रक्शन करना है तो जो मिक्सर प्लांट है उसके नजदीक हो और क्रशर के भी नजदीक हो, जिससे आप एग्रीगेट लाने में सावधानी हो और ट्रांसपोर्ट करने में सावधानी हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी घरों के कंस्ट्रक्शन में जहां छोटे वर्क है वहां तो आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई एग्रीगेट पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए कि, और उसकी जो सरफेस है वहां पक्की हो, ऐसा ना हो कि नीचे से मिट्टी जो है आ जाए उसके ऊपर, है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है अगर छोटे कंस्ट्रक्शन में काम करना है। यहाँ अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका 1 साल 2 साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका उसमें कंक्रीट मिक्सर भी लगा हुआ है और आपका एग्रीगेट का कर्सर भी लगा हुआ है, तब की बात करेंगे। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट में मिश्रकों के निकट हो, जहां पर कंक्रीट की मिक्सिंग चल रही हो या रेडीमिक्स प्लांट जहां पर लगा हुआ हो, है ना, वहां पर उसके पास में हो। दूसरा, पक्के स्थल पे भंडारण करेंगे, ये छोटे काम में भी करोगे और बड़े काम में भी, कि नीचे से आपको उसमें सॉइल कहीं भी अटैच ना हो एग्रीगेट से, है ना। उसके बाद एग्रीगेट का जब स्टोरेज करते हैं तो हम समलंबाकार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीगेट का स्टोरेज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा रेलवे, जब आप पटरी के किनारे चलते हो तो रेलवे में देखा होगा कोई पत्थर का स्टोरेज उन्होंने कैसे कर रखा है। तो इस प्रकार से ये पता आपको है कि समलंबाकार आपका स्टोरेज करोगे। चट्टे की ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है? थ्रो ग्रेविटी जो एग्रीगेट है वो जमीन में नीचे लुढ़क सकता है। ट्रेमी का प्रयोग करेंगे। अगर आपको जैसे जो जहां पर एग्रीगेट क्रश किया जाता है वहां पर ट्रॉली में भरने के लिए बहुत ऊंचाई से एग्रीगेट गिराया जाता है, और जो स्टोरेज करते हैं फिर ट्रॉली से जमीन में करना होता है। तो आप फेंकोगे तो रैक बना के एग्रीगेट को स्टोर किया जाता है। रैक कैसे बनती है? देखिए ऐसे, इस तरीके से एग्रीगेट स्टोर किया जाता है। डिफरेंट डाया के D1, D2, D3, ये अलग अलग साइज का एग्रीगेट है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से गिराओगे, पता चला ये मान लीजिए 4.75 mm का, ये 10 mm का एग्रीगेट है यहाँ पर, तो आप यहाँ का गिराया तो ये इसमें मिक्स हो गया, ये इसमें मिक्स हो गया। तो इसके लिए फिर आप ट्रेमी का यूज करोगे। ट्रेमी क्या है? एक आयरन पाइप है जिसके द्वारा हम कंक्रीटिंग करते हैं, और इसमें एग्रीगेट भर के और जगह पर गिराओगे, इससे एग्रीगेट बिखर के दूसरी रैक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रेमी के अनुसार ट्रेमी का यूज करके एग्रीगेट का स्टोरेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे कि एग्रीगेट को, जैसा मैंने अभी बताया पहले ही पॉइंट में, कि एग्रीगेट को कैसे रखेंगे? माप के अनुसार रखेंगे। क्लियर? तो एग्रीगेट के स्टोरेज में इतना ही। एक और पॉइंट है यहां पर जो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि एग्रीगेट को किसी पेड़ के नीचे आप स्टोर नहीं करोगे। पेड़ के नीचे स्टोर करोगे तो उसमें फिर पत्तियां आएंगे, बाद में उसको छानते फिरोगे। बात करते हैं, ये हो गया स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स में, इतना काम हो गया। बाकी वाटर का स्टोरेज आप वाटर टैंक में आप स्टोर कर सकते हो, उसके लिए कोई अलग से कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रहे, जब वाटर का स्टोरेज करोगे तो कुछ वाटर की क्वालिटीज बताई गई हैं IS 456-2000 में, जो आपको इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कि वाटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें आपका जो सॉलिड की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और साल्ट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, पीएच का बताया गया है, सब कुछ उसमें बताया गया डिटेल में, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैचिंग। अब मापन कैसे करोगे, बैच कैसे बनाओगे? तो वॉल्यूम बैचिंग और वेइंग बैचिंग। तो भार के अनुसार मापन और आयतन के अनुसार मापन, दो टाइप से किया जाता है। जैसे पानी है तो पानी का कैसे करोगे? आयतन के अनुसार माप लोगे, ठीक है। और एग्रीगेट को आप मापते कैसे हो? केजी में। वैसे तो हम वॉल्यूम में भी माप सकते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा जैसे मेट्रो का वर्क है, तो हमेशा वेट बैचिंग से करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बैचिंग में अंदाजा लग जाता है लेकिन एक एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी पर, जैसे एग्रीगेट का अगर 4 फाइन एग्रीगेट है तो उतने ही ड्रम में वो उसका केजी में वेट अलग होगा, और अगर बड़ा एग्रीगेट होगा तो उतने में उसका वेट अलग होगा। तो मटेरियल का वेट अलग हो जाएगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ में भी प्रभाव पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए एग्जांपल लेते हैं सीमेंट का। तो अगर सीमेंट जो है वो 1 क्यूबिक मीटर में भरी जाती है तो 1440 केजी भरी जा रही है, ठीक है। और यही सीमेंट अगर दाब कर भर दे रहे हो तो 1 ही क्यूबिक मीटर में लगभग आपका 1700 केजी तक सीमेंट आएगी। तो आप यहां देखिए 1440 और 1700 यहां डिफरेंस हो गया, तो उतना ही डिफरेंस जब आप करोगे तो स्ट्रेंथ में भी तो डिफरेंस आएगा।
तो हर जगह आपका तो वेट बैचिंग ऐसी जगह करेंगे जहां काम जो है वो आपको अच्छा करना है, या और जहां पर आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वहां आप वॉल्यूम बैचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब वॉल्यूम बैचिंग में कुछ चीजें हैं जिसमें मैं बता देता हूं। सीमेंट का वॉल्यूम तो 0.0347, ठीक है, मीटर क्यूब। वजन कितना है? 50 केजी बोरे का वजन है। अभी मैंने सीमेंट का बता ही दिया आपको कि 1 क्यूबिक मीटर होगा तो कितना आएगा? 1440 केजी। और अगर आपका दाब कर भर रहे हो, कंप्रेस करके भर रहे हो, तो आपका आएगा 1700 केजी। ठीक है, यही फर्क आपका एग्रीगेट के साइज में भी पड़ता है कि फाइन एग्रीगेट में अलग आएगा वेट और कोर्स एग्रीगेट में वेट आपका अलग आएगा। तो वॉल्यूम बैचिंग से समझ ही गए। लेकिन वाटर के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर के अंदर पोर्स नहीं है ना भाई। पोर्स हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते, अंतराणविक स्थान है वो, इतने बड़े पोर्स नहीं है। अब वेइंग बैचिंग में आपके अलग अलग टाइप के तराजू हैं जिनसे तौलते हो आप। एक चीज और देख लीजिए वॉल्यूम बैचिंग में ही। वॉल्यूम बैचिंग में अगर हमको एग्रीगेट का बैचिंग करनी है, मापना है, यहां मिटा देता हूं मैं, तो एक गेज बॉक्स आता है, उस गेज बॉक्स के बारे में बता देता हूं। और उस गेज बॉक्स से हम एक मानक गेज बॉक्स है, देखिए गेज बॉक्स, इसका साइज है 27 इंटू 27 इंटू 48 सेंटीमीटर, या आपका 30 इंटू 30 इंटू 39 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ही है भाई, एक जगह लिख दिया मतलब सभी में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे हम एग्रीगेट को तौल सकते हो, माप सकते हो आयतन के अनुसार। होता कैसा है ये? इसका शेप कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने साइड पे देखा होगा, इस तरीके से। कुछ इसका ऐसा ही शेप होता है, इसमें हत्थे लगे रहते हैं और 2 हत्थे इधर होते हैं, एक ये आपका ऐसे होता है इस तरीके से। इसमें एग्रीगेट भरते हो और जब पलटना होता है तो एक साइड एक आदमी छोड़ देता है और एक साइड को पकड़े रहता है और एग्रीगेट आपका पलट जाता है। तो इसका ये साइज है, 2 साइज हैं, दोनों साइज में आप एग्रीगेट को माप सकते हो, चाहे जिस टाइप का बॉक्स बनवा लीजिए। इसको आपको गेज बॉक्स को वॉल्यूम बैचिंग में। अब एक ध्यान रखिए कि अगर सीमेंट आप माप रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए टॉलरेंस कितना होगा? ±2%। अगर आप एग्रीगेट और वाटर तौल रहे हो, माप रहे हो, तो ±3% इसका टॉलरेंस या छूट सीमा रहेगी। और अगर आप एडमिक्सचर को माप रहे हो तो ±5% इसकी छूट सीमा रहेगी। तो अगर आप सीमेंट का मापन कर रहे हो तो आपको 2% तक की छूट है, चाहे कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। एग्रीगेट और पानी इन दोनों का अगर आप माप रहे हो तो ±3% की छूट रहेगी। और अगर एडमिक्सचर को आप मापन कर रहे हो, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज करते हैं, उनको एडमिक्सचर बोलते हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार होंगे, एक्सीलरेटर और रिटार्टर। जिप्सम एक एग्जांपल आपने पढ़ा है रिटार्टर में, और CaCl2 पढ़ा है आपका एक्सीलरेटर में। तो ±5%। अब बात करेंगे हमारा, यहां तक वॉल्यूम बैचिंग में बस इतना ही है। आपसे पेपर में भी इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं भार के अनुसार मापन। जब भार के अनुसार मापन की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के तराजू आते हैं। जैसे आपका स्प्रिंग बैलेंस, यहां से देखिएगा, जैसे आपका स्प्रिंग बैलेंस, प्लेटफॉर्म स्केल, दूसरा व्हील बोरो स्केल और ट्रॉली टाइप। ये जो स्प्रिंग बैलेंस और प्लेटफॉर्म स्केल है, ये दोनों स्प्रिंग पर निर्भर हैं। व्हील बोरो एक सेक्टर बना होता है, आगे पहिया लगा होता है, उसमें वेट करते हैं तो अलग अलग रेंज में उसका वेट आता है। और ट्रॉली टाइप वेटिंग, जैसे आप धर्मकांटे पर आप तौलाते हो, उस तरीके से इसके ट्रॉली में नीचे वेट लगा होता है, ऊपर ट्रॉली रखी होती है, उसमें भर देते हो और आपका वजन डायल गेज पर आ जाता है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है आपका, वो 100 से 200 केजी तक काम करता है। कितना काम करता है? 100 से 200 केजी तक आप उसका वजन वो तौल सकता है। ठीक है, और जो आपका ट्रॉली वाला है, ये आपका 2000 तक केजी तक वजन तौल सकता है। ठीक है, एक चीज आपका ध्यान रहे, प्लेटफॉर्म स्केल और व्हील बोरो स्केल
लगभग 100-200 केजी के आसपास में ही वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ट्रॉली टाइप का वेट का ज्यादा है, और आजकल जो है वो स्प्रिंग बैलेंस और ट्रॉली टाइप का यूज करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास मात्रा कम होती है तौलने के लिए, तो स्प्रिंग बैलेंस। और ध्यान रहे, जो बैच हम बनाते हैं उस बैच में स्प्रिंग बैलेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्वांटिटी इतनी ज्यादा एक बैच में होती नहीं है। लेकिन जब हमारा रेडीमिक्स प्लांट पर यूज होता है तो ट्रॉली बैचिंग यूज होती है, क्योंकि उसमें क्यूबिक मीटर में कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सिंग का। तो भैया मिक्सिंग जो है वो आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी मिक्सिंग होती है? तो आपकी होती है एक हैंड मिक्सिंग और एक आपकी होती है मशीन मिक्सिंग। अब हैंड मिक्सिंग के लिए सबसे पहले बात करते हैं हैंड मिक्सिंग की। तो हैंड मिक्सिंग में एक प्लेटफॉर्म बनाते हो 3 मीटर इंटू 3 मीटर का एक चौकोर, इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाओगे और इसके दोनों सिरे पर कर्व रखोगे। ठीक है, और ढाल थोड़ी बीच में रखोगे, जिससे चारों तरफ से ढाल जो है सेंटर पे होगी कि चारों तरफ वाटर जो है बाहर को ना जा पाए। ठीक है, तो रैकिंग करते हैं। और एक दूसरा इसका खांचा होता है वो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर का, जो मर्जी हो वो यूज कर लो अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर ज्यादा बनाना है तो 3 इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर, कम बनाना है तो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर का प्लेटफॉर्म तैयार करोगे। अब हैंड मिक्सिंग में जो मिलाओगे, तो अगर ड्राई मिलाना है, ड्राई पहले जब मसाला मिलाते हैं तो पहले मसाले का ढेर लगाते हो, तो ड्राई अगर मिलाना है तो आप 3 बार मिलाओगे। कितने बार? 3 टाइम्स। 3 टाइम पहले सूखा मिलाया जाता है, और उसके बाद जब वेट मिलाओगे, गीला मिलाओगे, तो 5 टाइम्स मिलाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले अगर ड्राई मिलाओगे तो 3 टाइम्स, और 5 मिलाओगे तो 5 टाइम्स मिलाओगे। कैसे मिलाओगे? फावड़े के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये लिखा है ना हैंड मिक्सिंग है, तो ऐसे नहीं हाथ से मिलाओगे, फावड़े से मिलाओगे। हाथ से मिलाओ तो कट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मिक्सिंग है इसमें जो 5 टाइम 10 टाइम पे, इसमें फायदा और नुकसान क्या है? इसमें एक नुकसान है बहुत बड़ा कि हमारे सीमेंट जो है उसकी खपत ज्यादा होती है। सीमेंट हमें ज्यादा, क्योंकि हम प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाते फावड़े से। तो हमको, जब आपने देखा होगा जब हाथ से मसाला मिलाते हैं तो सीमेंट हर पार्टिकल के बीच में सीमेंट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, मैनुअली में। तो इसमें क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाओगे। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, अब शायद ना पूछा जाए, कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो 10% सीमेंट जो है मिक्स करते हैं अगर हैंड मिक्सिंग करते हो। और मशीन मिक्सिंग में मेनली 2 टाइप के मिक्सर आते हैं। वैसे मिक्सर बहुत टाइप के हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप के, एक तो टिल्टिंग ड्रम होता है और एक ट्रांजिट मिक्सर होता है। इन दोनों का प्रयोग करते हैं। टिल्टिंग ड्रम वहां पर करते हैं थोड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करना हो, और ट्रांजिट मिक्सर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करते हो। तो टिल्टिंग ड्रम की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपका क्या करोगे, 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। किसको? मिक्सर को। इससे ज्यादा नहीं चलाओगे। ठीक है, ठीक है, 2 से 3 मिनट आपका मिक्सर जो है आप चलाओगे। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं चलाएंगे? इससे ज्यादा इसलिए नहीं चलाएंगे, अगर ज्यादा चलाओगे तो फिर आपका ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, सेग्रीगेशन का नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ब्लीडिंग का बढ़ेगा। सेग्रीगेशन तभी बढ़ेगा जब कंक्रीट को आप बहुत ऊपर से गिरा दोगे। ठीक है, बहुत ऊपर मतलब किलोमीटर नहीं, 1.5 मीटर। अब बात करते हैं, यहां पर मिक्सिंग आपका पूरा हो गया, मिक्सिंग टॉपिक आपका खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, और कौन सी कंक्रीट का? वेट कंक्रीट का। तो वेट कंक्रीट का कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। अब सारे मेथड यूज भी नहीं होते हैं, कुछ मेथड क्रिटिकल कंडीशन में यूज होते हैं, कुछ नॉर्मल हैं जो यूज होते हैं। तो बाई मोर्टार पेंस आजकल बड़ा कॉमन है और पहले से ही चल रहा है। तो इसमें तसले में आपका कंक्रीट को रखते हैं और अपनी छत उस पर रखो, खोपड़ी पे, और लेके चले जाओ। कैपेसिटी डिपेंड अपॉन पर्सन, है ना, मेरे जैसा ज्यादा ले जाएगा और कोई है तो कम ले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाई व्हील बैरो, इसका एक पहिया लगाओ। ठेली देखी होगी आपने ईंट भट्ठे पर, ऐसे त्रिकोण नुमा। ठीक है, इस तरीके से उसमें हत्थी लगी होती है और इसको मैनुअली आप ढोते हो। इसकी कैपेसिटी जो है आपकी वो 35 से लेकर और आपकी 80 किलो तक, 35 लीटर या 80 केजी तक होती है। कितनी होती है?
35 से लेकर 80 केजी तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बग्गी की। बग्गी की कैपेसिटी जो है वो 100 से 250 लीटर तक होती है। ठीक है, अब बग्गी भी दो टाइप की आती भैया। एक आपकी आती है जिसमें मैनुअली ऑपरेटेड होती है। ठीक है, एक मैनुअल ऑपरेटेड होती है, चाहे जानवर हो, बैल हो, जैसे ऑपरेटेड करना, घोड़ा लगाना हो, और एक आपका मोटर होती है। ठीक है, तो अगर मशीन लगी हुई है तो आपकी 300 से और 500 तक ऑपरेट करोगे, और इसकी स्पीड जो है 25 से 30 किलोमीटर पर आवर, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जाओगे। तो ये थोड़ा थोड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है नहीं, बहुत ज्यादा पूछी भी नहीं जाएगी आपसे। जो पूछा जाएगा उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां तक आपका हो गया। सबसे पहले मोर्टार पैंस हो गया, कढ़ाई वाला। व्हील बोरो हो गया, जिसमें एक व्हील लगा है और आप उसको ले जा रहे हो, ये भी मैनुअल ही है। ठीक है, और कितना ले जा रहे थे आप? 35 लीटर के आसपास। फिर 200 से 250 ले गए, और अगर मैकेनिकल है तो आप 500 तक लेके गए इससे। उसके बाद ड्रम्प ट्रक। ड्रम्प ट्रक में क्या होता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 2 से 4 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ये ले जाता है। डंप ट्रक क्या होता है, 2 से 4 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ले जाता है। तुमने देखा होगा डंपर है ना, एक ट्रक है, उसके पीछे पूरा एक ट्राला लगा हुआ है इस तरीके से डंपर, और वो बाई जैक जो है पलट जाता है, उससे हम कंक्रीट ले जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत क्या होती है, वाटर के रिमूव होने की दिक्कत होती है। तो इसको पूरा आपको वाटर टाइट बनाना पड़ता है रबड़ लगा के। डंप ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 2 से 4 क्यूबिक मीटर, और यह 5 किलोमीटर तक, अगर 5 किलोमीटर तक अगर दायरा है तब तक के लिए बहुत इकोनॉमिक होता है। और उसके बाद अगर बाधा रहित है तब तो सही है, अदरवाइज क्या होता है, कंक्रीट जमने लगता है। इसीलिए ड्रम्प कंक्रीट को फेल कर दिया गया वहां पर 5 किलोमीटर के पहले। फिर उसके बाद क्या यूज किया, ट्रक मिक्सर को यूज किया ड्रम्प ट्रक की जगह। मिक्सर में क्या रहता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से ट्रक होता है और एक मिक्सर ऐसे लगा हुआ होता है और वो रोटेट होता रहता है। इसका रोटेशन का काम सिर्फ इसलिए है कि कंक्रीट को जमने ना दे। ठीक है, तो फिर कंडीशन वही है, बस ट्रक मिक्सर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं। बेल्ट कन्वेयर में कुछ नहीं है, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर बीच में बाधा है या खाई है और हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट को, तो बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पट्टे की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए पट्टे की मोटाई। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्लम्प, कि कंक्रीट का स्लम्प कितना होना चाहिए, 50 mm। क्योंकि भाई ज्यादा स्लम्प होगा ना तो फिर बह जाएगा, पट्टे पे रुकेगा ही नहीं कंक्रीट, तो लेके कैसे जाओगे। फिर 2 टाइप के और हैं, एक आपका ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं बकेट और रोपवे, और होइस्ट और बकेट। इसमें आपको रस्सी के सहारे ले जाना है कंक्रीट को, और इस कंडीशन में आपको बकेट है और जिसमें रस्सी लगी, लेकिन यहां पर रोपवे में बकेट से बकेट ही जाएंगी। और होइस्ट में क्या रहेगा भैया, होइस्ट में एक आपके पास जो बकेट, आपने पढ़ा होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर जब टेस्ट आप पढ़ रहे होगे तो उसमें देखा होगा बकेट में नीचे लिखा होता है कूट पाद, यहां पर छिद्र लगा होता है। इस तरीके से बकेट में छिद्र लगे होते हैं और वो खोल दिए जाते हैं, और कंक्रीट जिस पोजीशन पे, जैसे ये रोटेट होके इस तरीके से कहीं पहुंची तो हमें इस जगह से उस जगह ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे ले जाना है। तो जहां यहां पहुंचा तो उसने कूट पाद खोल दिया, कंक्रीट को अपने पास ले लिया। इस तरीके का होइस्ट और बकेट का प्रयोग करते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर ढलान है, या आपको किसी जगह ऐसी जगह जहां ऊंचे से नीचे को कंक्रीट को गिराना है, तो उसके जगह हम क्या करेंगे, सूट का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, सूट का यूज करेंगे, परनाले का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं कंक्रीट पंपिंग, जो इंपॉर्टेंट भी है और आजकल यू प्रयोग में लाया भी जाता है। इसमें क्या करेंगे भैया, ये ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, यहां कंक्रीट पंप होता है, ये हॉपर है। ठीक है, इसमें कंक्रीट डाली जाती है। याद रहे पहले हम ऑयलिंग कर लेंगे, कंक्रीट का स्लम्प अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंक्रीट को इसमें पंप किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो है ये 400 मीटर तक जाता है, और वर्टिकल कंक्रीट कितने मीटर तक जाता है आपका, लगभग 80 मीटर तक कंक्रीट जाता है। इसको कंक्रीट को पंप करके पहुंचा दिया जाता है, बाद में इसमें वाटर को फ्लो करके इसको साफ कर लिया जाता है। ठीक है, आपके पेपर में आएगा तो आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेट कंक्रीट के मेथड बताइए, और 1 या 2 मेथड किसी के बारे में आपको बताने को
आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का प्लेसमेंट अलग अलग सरफेस पर है। सॉइल सरफेस है, ब्रिक और सोलिंग है, रॉकी सरफेस है, हार्ड एंड कंक्रीट सरफेस है। तो देखिए, इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जो सॉइल सरफेस है, ठीक है, इस सॉइल सरफेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंक्रीट को नीचे सैंड का सफाई करके नीचे सैंड का आप लेयर बिछाओगे, उसके ऊपर आप करोगे, जिससे क्योंकि क्ले से कंक्रीट का मिक्स नहीं होना चाहिए। बाकी सब में जितना चाहे रॉकी सरफेस हो, चाहे वो ब्रिक सोलिंग हो और हार्डन हो, इसमें क्या करना है, मेन काम आपका क्या है कि कंक्रीट का ग्रिप बनता रहे। मैं कॉमन सबका एक बता देता हूं कि कंक्रीट में सब में ग्रिप बनाना है, सफाई करना है, और एक काम करना है, सब में सीमेंट का घोल लगाना है, जिससे उसकी बॉन्डिंग बनती रहे। अगर नहीं बन पा रही है तो अलग से कोई एडमिक्सचर आप यूज करके उसकी बॉन्डिंग को बना सकते हो। तो अलग अलग सरफेस है, सॉइल सरफेस है, रॉकी सरफेस है, ब्रिक और सोलिंग है, WBM सरफेस है और हार्डन कंक्रीट सरफेस है। तो अलग अलग सोलिंग में इस तरीके यूज करोगे। पेपर में प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन के मेथड कितने हैं वो मैं बता रहा हूं। यहां पर एक चीज और भाई देख लो आप लोग, एक WBM है तो वाटर बाउंड मैकाडम है। ठीक है, और वाटर बाउंड मैकाडम अगर सरफेस है, जैसे रोड में करते, रोड वाटर बाउंड मैकाडम रोड अधिकतर यूज किया जाता है, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया, आप कंक्रीट पहले जगह को पूरी तरीके से साफ कर लो। उसके बाद उसमें अगर पैसेज हैं तो पैसेज को कंक्रीट के घोल से भर दो, ग्रिप बना दो, फिर उसके बाद आप उसमें कंक्रीटिंग करो। ध्यान रहे, कंक्रीट भैया करोगे तो आप की जो हाइट ऑफ फॉल है उसका वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1.5 मीटर से ज्यादा कर दोगे तो आपका सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगभग कॉमन है इन सब में और कुछ। तो प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट यहां पर हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था WBM वाटर बाउंड मैकाडम सरफेस के बारे में बता दिया। ये वाटर बाउंड मैकाडम सरफेस रोड में आप रोड बनाते हो इस पे उसका है। और सॉइल सरफेस अगर होगा भाई तो मिट्टी आपको हटाना है, ये सब काम जो मैंने पहले बताए थे वैसा करना है। हार्डन्ड जितनी भी सरफेस हैं सब में आपका पुरानी सरफेस को इरोड करना है, साफ करना है, और उसके पास में ग्रिप बनाना है, और आपका जो नया प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, नई कंक्रीट है, उसको अपने को बिछाने हैं अपने को। ठीक है, एक चीज और ध्यान रहे कि ये जो सरफेस अलग अलग हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ आपकी मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जी, कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन आपका दो टाइप का है, एक आपका हैंड कॉम्पैक्शन है, हैंड कॉम्पैक्शन, और एक आपका है मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। हैंड कॉम्पैक्शन और मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। अब भाई जो हैंड कॉम्पैक्शन है इसमें भी दो तरीके से हम कॉम्पैक्ट करेंगे। दो संरचनाएं हैं, मान लीजिए एक हमारे पास है सड़क और एक है आपकी यहां पर इसी के साथ आपकी है छत या आपकी स्लैब। ठीक है, तो रोड और स्लैब का अगर हमें कॉम्पैक्शन करना है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, थापी का प्रयोग करोगे, और जिसका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होगा, और इसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर का होगा। अब अगर बीम और कॉलम को कॉम्पैक्ट करना है, बीम और कॉलम को कॉम्पैक्ट करना है, तो हम एक रॉड का यूज करेंगे जिसका डाया जो है वो, जिसका जो लेंथ है वो आपकी कितनी रहेगी, 2 मीटर की रहेगी, और इसका जो डाया रहेगा वो कितने का रहेगा, वो 16 mm का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो बीम और कॉलम के कॉम्पैक्शन में। ठीक, तो बीम और कॉलम के कॉम्पैक्शन में आप इस तरीके के रॉड का यूज कर सकते हो, और इस कंडीशन में आप जो है स्लैब के और रोड के कॉम्पैक्शन के लिए इसका थापी का प्रयोग कर सकते हो। फायदा क्या रहेगा कॉम्पैक्शन से, कॉम्पैक्शन से भाई आपका स्ट्रेंथ मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, या आप यहां पर इसको कह सकते हो मशीन कॉम्पैक्शन, या आप ये भी कह सकते हो कि वाइब्रेटर कॉम्पैक्शन। ठीक है, क्योंकि हम इनमें जो कॉम्पैक्शन, जब भी कहीं किसी जगह कॉम्पैक्शन किया जाएगा तो वाइब्रेशन ही डेवलप किए जाते हैं। तो मैकेनिकल कॉम्पैक्शन से हमारा क्या है, वाइब्रेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपका निडल वाइब्रेटर है, प्लेट वाइब्रेटर है, सरफेस वाइब्रेटर है,
ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के वाइब्रेटर होते हैं, उनसे हम कंक्रीट को, अब जैसे आपका सरफेस वाइब्रेटर है तो अगर फ्लोरिंग पे कॉम्पैक्शन करना है तो सरफेस वाइब्रेटर करेंगे, कंक्रीट बीम के अंदर कॉम्पैक्शन करना है तो निडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक, अब वाइब्रेटर चूंकि जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है उस तरीके से एक रॉड होती है, ठीक है, वो आपका वाइब्रेट करती है, निडल वाइब्रेट की बात कर रहा हूं। अब उस रॉड को अगर तुम बीम में बहुत ज्यादा देर लगा दोगे तो चूंकि वाइब्रेशंस एक जगह पर बहुत ज्यादा देर लगा दोगे तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, तो जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा सरफेस के उसके। तो आपका इसका जो वाइब्रेशन लगाने का टाइम है वो कितना है, 2 से 3 मिनट का है। इससे ज्यादा आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। 2 से 3 मिनट का मतलब ये नहीं है कि पूरे बीम में एक जगह पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आप इसीलिए जब साइट पर आप जाते हो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने तो वहां क्या होता है, जैसे बीम पर कोई लड़का 2 लोग होते हैं उसको लेके लिए, एक मशीन चलाने के लिए, एक वाइब्रेटर की निडल पकड़ने के लिए। तो जो निडल पकड़ने वाला होता है वो फटाक से लगाता है हटाता है, लगाता है हटाता है और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि आप एक कदम चलते हो तो उसमें भी उतने में ही 2 से 3 मिनट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर आप चलोगे 2 कदम 3 कदम तो उतने में ही 2 से 3 मिनट, समझ गए। इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। अब अगर जो है हम मैकेनिकल कॉम्पैक्शन करते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है तो इससे फायदा क्या रहता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सीमेंट का जो यूज है, सीमेंट की जो खपत है उसमें 15% का इजाफा हो जाता है। सीमेंट का जो आपका यूज करो, जैसे मान लो 100 किलो सीमेंट आप यूज कर रहे हो तो आपको अगर मशीन मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर रहे हो तो आपको 85 आपका किलो सीमेंट यूज करना पड़ेगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब भैया हमारे टॉपिक बचते हैं 3। एक आपका फिनिशिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं फिनिशिंग की, जैसे स्क्रीडिंग है, फ्लॉटिंग है, तो ये मैं बताऊंगा आपको। और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एडवर्स कंडीशन में भी और नॉर्मल कंडीशन में भी क्या आपकी क्यूरिंग होगी कंक्रीट की, वो बताऊंगा मैं आपको। और कुछ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के वैसे तो एक पूरा अलग चैप्टर आपका मिलेगा, तो थोड़ी डिटेल जॉइंट्स में बता दूंगा, उसके बाद तो आपको अलग चैप्टर में बताया जाएगा कि कितने टाइप के जॉइंट्स हैं। तो चूंकि आज चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, थ्योरी का पोर्शन है, ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये तीनों पॉइंट्स को मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे हो तो पिछला लेक्चर देखो, और हमारे साथ में सचिन सर ने और आशीष सर ने हाइड्रोलिक्स पढ़ाई है, फाइनल ईयर वालों को सचिन सर ने आपका सर्वे पढ़ाई है, तो आप वो देख लीजिए और उसको शुरू करिए। उसके बाद हम ये सब्जेक्ट सीटी खत्म हो जाता है, सर का सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, तो नया सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, हमारी वजह से कोई गलत हो गया हो, कहीं गलत निकल गया हो या आपको समझ में ना रहा हो, तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लेक्चर को आप शेयर करें। देखिए बहुत दिन बाद लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि वैसे तो ये हमारी ही मिस्टेक है कि भाई देर में शुरू हुआ है, लेकिन अब इसको चूंकि पढ़ाना है तो आप इसको अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।